हेलो एवरीवन। हम लोगों ने पिछली वीडियो में मिडीवियल हिस्ट्री के बैकग्राउंड को देख लिया था, जो कि हम लोगों को एंशियंट हिस्ट्री से कनेक्ट करता है। मतलब पोस्ट गुप्ता पीरियड में क्या क्या डायनेस्टीज हुई, ये चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। अब अगर हम लोग अपनी मिडीवियल हिस्ट्री की तरफ बढ़ें और मिडीवियल हिस्ट्री के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, इन चीज़ों को देखने के लिए आगे बढ़ें, तो मिडीवियल हिस्ट्री बेसिकली जो मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाऊँगा। कि पहला पार्ट 700 से 1200 एडी, दूसरा पार्ट आएगा 1200 से 1526 एडी, और तीसरा पार्ट आएगा आपका 1526 एडी से 707 एडी तक। तो जो 700 से 1200 एडी तक वाला पार्ट होगा, इसको हम लोग अर्ली मिडीवियल के नाम से जानेंगे। वहीं 1200 से 1526 एडी तक हम लोग सल्तनत पढ़ेंगे, सल्तनत को पढ़ेंगे। और बेसिकली कौन सी सल्तनत को पढ़ेंगे? हम लोग दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे। फिर 1526 एडी में फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी के साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि मुगल एम्पायर का में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, और मुगल एम्पायर बनने के बाद कौन कौन से रूलर्स ने मुगल एम्पायर में रूल किया। तो जो पहला टॉपिक हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है, वो है हमारा ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल। ठीक है, हम लोगों को क्या पढ़ने की ज़रूरत है? बेसिकली ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल। तो ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल में हम लोगों को ये देखना है कि एक कैपिटल हुई, एक कैपिटल जिसका नाम हुआ आपका कन्नौज, और डिफरेंट इंडियन डायनेस्टीज या डिफरेंट इंडियन रूलर्स या फिर डिफरेंट इंडियन एम्पायर्स इस पर्टिकुलर कैपिटल को अपनी कैपिटल बनाने के लिए जो एक स्ट्रगल करते हैं या फिर वॉर करते हैं। तीन तीन मेन डायनेस्टीज जो कन्नौज को अपनी कैपिटल बनाने के लिए वॉर करती हैं, उस चीज़ को हम लोग ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल में पढ़ने वाले हैं। तो ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल बेसिकली अगर देखा जाए तो 790 एडी में हुआ। और 790 एडी हमारे कौन से वाले ऑप्शन में आता है? तो 790 एडी बेसिकली हमारे अर्ली मिडीवियल फेज में आता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग मिडीवियल हिस्ट्री को स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी तीन पावर्स हुई उनके बारे में देखें। तो पहली पावर थी गुज्जर प्रतिहार। ठीक है, गुज्जर प्रतिहार। दूसरी पावर थी पालास पालास। तीसरी पावर थी राष्ट्रकूटास। इन्हीं सेम नामों के बारे में आप लोगों को, जैसे कि राष्ट्रकूटता के बारे में आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा कि, या फिर पहले भी पढ़ा कि राष्ट्रकूटा के जो फाउंडर थे, राष्ट्रकूटा के फाउंडर कौन थे? राष्ट्रकूटा के फाउंडर थे दंती दुर्ग। ठीक है, दंती दुर्ग कौन थे? दंती दुर्ग बेसिकली राष्ट्रकूटा के फाउंडर थे। उसके साथ साथ आप लोग मुझको कमेंट में ये बताइएगा कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने कौन से केव्स पे काम किया, वो केव्स कहाँ हैं। और उसके साथ साथ कृष्णवन, जो कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के एक रूलर थे, उन्होंने कौन सा टेम्पल बनवाया था। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं पालास के बारे में। पालास कौन थे, या फिर इनको किसने फाउंड किया, और इन्होंने क्या क्या चीज़ें हमारे इंडियन मिडीवियल हिस्ट्री के डेवलपमेंट्स में दी। तो इनके अगर फाउंडर की हम लोग बात करें, तो इनके फाउंडर थे गोपाला। गोपाला ने जो काम किया वो किया, ओदंतपुर यूनिवर्सिटी इन्होंने बनवाई। उदंतपुर यूनिवर्सिटी इन्होंने बनवाई। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बहुत सारे फिलोसफर्स उदंतपुर यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एक रूलर इसमें हुए धर्मपाला। तो अगर हम लोग धर्मपाला की बात करें, तो धर्मपाला ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को बनवाया। ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को किसने बनवाया? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को बेसिकली धर्मपाला ने बनवाया। इन्होंने
एक और काम किया, इन्होंने किसको डिफीट किया, इन्होंने बेसिकली इंद्रयुद्ध को डिफीट किया। ठीक है, इन्होंने इंद्रयुद्ध को डिफीट किया। इतनी चीज़ें आप लोगों को पाला डायनेस्टी या पाला रूलर्स के बारे में जानने की ज़रूरत है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें और गुर्जर प्रतिहार रास के बारे में जाने, तो गुर्जर प्रतिहारा के अगर फाउंडर की हम लोग बात करें तो इनके फाउंडर थे नागभट्ट वन। कौन थे इनके फाउंडर? इनके फाउंडर थे नागभट्ट वन। ठीक है, और इसके सबसे मोस्ट पावरफुल रूलर, अगर इसके सबसे मोस्ट पावरफुल रूलर की हम लोग बात करें तो वो थे मिहिर भोज। ठीक है, मिहिर भोज इनके मोस्ट पावरफुल रूलर थे। इन्होंने बेसिकली जो गुर्जर प्रतिहाराज हैं, यही कुछ चीज़ों में डिसइंटीग्रेट हुए। इन्हीं को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इन्हीं को हम लोग राजपूत नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो राजपूत हुए वो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट नामों से भी जाने गए, जैसे कि गुजरात, गुजरात में जो राजपूत हुए उनको हम लोग सोलंकी नाम से जानते हैं। ठीक है, मालवा के जो राजपूत हुए, मालवा के जो राजपूत हुए उनको हम लोग परमार राजपूत के नाम से जानते हैं। और जो परमार राजपूत थे बेसिकली ये उज्जैन में रूल करते थे। ठीक है, उसके बाद अगर ग्वालियर के राजपूतों की हम लोग बात करें तो ग्वालियर के राजपूत जो थे वो चंडेला राजपूत थे। और चौहान्स, या फिर अगर हम लोग देखें दिल्ली के राजपूत कौन थे, तो दिल्ली के राजपूत जो थे वो चौहान्स थे। ठीक है, चौहान्स ने कहाँ रूल किया? चौहान्स ने दिल्ली में रूल किया। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग और थोड़ा आगे बढ़ें और डिफरेंट डेवलपमेंट्स को आगे देखें तो पहले हम लोगों को जानने की ज़रूरत है चोलास के बारे में। ठीक है, तो चोलास के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये 850 एडी से 1280 एडी तक इन्होंने रूल किया। लेकिन आप लोगों को मैं ये चीज़ बता दूं कि जो हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्रीज़ में चोलास के बारे में पढ़ा था, ये वो चोलास नहीं है, ये डिफरेंट है। मतलब ये दूसरे चोलास की अब हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका टाइम पीरियड अगर आप लोगों को याद हो तो वो आप मुझको कमेंट में बताइएगा कि उनका टाइम पीरियड क्या था। और अब जब मैंने इनका आपको टाइम पीरियड बताया तो इनका टाइम पीरियड बेसिकली 850 एडी से लेके 1280 एडी तक है। तो मतलब ये दोनों के दोनों, जब इतना ज़्यादा टाइम डिफरेंस है तो ये दोनों के दोनों अलग है। ठीक है, इन चोलास का जो फाउंडर है, अगर इन चोलास के फाउंडर की हम लोग बात करें तो इन चोलास का फाउंडर है विजय लया, विजय लया। ठीक है, विजय लया इन चोलास का फाउंडर है। और बेसिकली पल्लवास जो थे ये उनके ही फ्यूडिटरीज हैं। मतलब ये लोग पल्लवास से ही अलग हुए हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें कैप्चर की या इन्होंने क्या क्या बनवाया, तो बेसिकली इन्होंने कैप्चर किया तंजौर को। इन्होंने क्या कैप्चर किया? इन्होंने तंजौर को कैप्चर किया, जिसको आज की डेट में हम लोग थंजावुर भी बोलते हैं। और ये कौन सी रिवर के बैंक पे है? ये कावेरी रिवर के बैंक पे है। ठीक है, इन्होंने ही टेम्पल भी बनवाया। कौन सा टेम्पल इन्होंने बनवाया? इन्होंने निशुम्भवा सुदिनी टेम्पल, निशुम्भ सुदिनी, निशुम्भ सुदिनी टेम्पल भी इन्होंने बनवाया। इसके बाद चोलास में हम लोगों को जो डिफरेंट डिफरेंट और किंग्स के बारे में जानने की ज़रूरत है, तो उसमें पहले जो किंग आते हैं वो हैं राजा राजा वन। राजा राजा वन, बेसिकली राजा राजा वन का जो टाइम पीरियड है वो 985 एडी से लेके 1014 एडी तक है। मतलब 985 एडी से लेके 1014 एडी तक है। और ये मोहम्मद गजनी के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मोहम्मद गजनी के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये उसके
कंटेम्पररी थे। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने कुछ लोगों को डिफीट भी किया। इन्होंने किसको किसको डिफीट किया? तो इन्होंने डिफीट किया चेरास को, इन्होंने डिफीट किया पल्लवास को, इन्होंने डिफीट किया श्रीलंका के कुछ रूलर्स को। इसीलिए कहा जाता है कि जो चोला एम्पायर था, जो कि 850 एडी से लेके 1280 एडी तक हुआ, वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। बेसिकली इन लोगों के पास इतना अच्छा नेवल पावर था कि ये लोग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में भी फैले हुए थे इंडिया के अलावा। ठीक है, तो चेरास चेरास जो थे, त्रिवेंद्रम के चेरास को इन्होंने हराया, मदुरई के पल्लवास को इन्होंने हराया, मदुरई के पल्लवास को इन्होंने हराया, और इन्होंने श्रीलंका पे भी अटैक किया। ठीक है, इससे आप लोग जान सकते हो कि श्रीलंका अगर दूसरी कंट्री है तो उस इन लोगों के पास उस टाइम पे कितनी अच्छी नेवल पावर हो रही होगी, या कितना अच्छा सपोर्ट हो रहा होगा, जिसकी वजह से इन लोगों ने श्रीलंका पे भी अटैक किया। इसके बाद हमारे दूसरे जो पावरफुल रूलर हैं, जिनको हम लोगों को चोलास में जानने की ज़रूरत है, वो हैं राजेंद्र वन। राजेंद्र वन बेसिकली 1012 एडी से लेके 1044 एडी तक इन्होंने राज किया। ठीक है, और इनको हम लोग नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया भी कहते हैं, नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया भी कहते हैं। आप लोग मुझको कमेंट में बताइएगा कि एंशियंट हिस्ट्री में मैंने आप लोगों को कौन से रूलर के बारे में बताया था जो कि नेपोलियन ऑफ इंडिया कहलाता है, और जिसको वीए स्मिथ ने नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा है। ठीक है, अब राजेंद्र वन ने किसको हराया? राजेंद्र वन ने बेसिकली चेरास एंड पांड्यास को हराया। इन दोनों को इन्होंने पूरी तरीके से हरा के ख़त्म कर दिया, मतलब टोटली हरा के ख़त्म कर दिया। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि राजा राजा वन ने श्रीलंका पे अटैक किया, लेकिन राजेंद्र वन ने श्रीलंका पे सिर्फ अटैक ही नहीं किया, राजेंद्र वन ने श्रीलंका को टोटली कैप्चर कर लिया। ठीक है, ये इकलौते ऐसे साउथ इंडियन रूलर हैं जिन्होंने गंगा को क्रॉस किया। ठीक है, जिन्होंने गंगा को क्रॉस किया और बंगाल तक अपने राज्य को बढ़ाया। ठीक है, और बंगाल के भी बेसिकली इन्होंने बंगाल के भी दो रूलर्स को इन्होंने क्या किया? इन्होंने डिफीट किया। ठीक है, बंगाल के भी दो रूलर्स को इन्होंने डिफीट किया। इन्होंने नेवल अटैक भी किया। कौन कौन सी दो डायनेस्टीज पे इन्होंने नेवल अटैक किया? नेवल अटैक किया कौन कौन सी दो डायनेस्टीज पे? तो एक श्री विजय एम्पायर, श्री विजय एम्पायर पे इन्होंने नेवल अटैक किया। इसके साथ साथ शैलेंद्री एम्पायर पे भी इन्होंने नेवल अटैक किया। ये चीज़ आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत है, ये सिर्फ और सिर्फ पूछा जा सकता है, कोई इतना डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है ना आए इस चीज़ से। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो इन्होंने, जैसे कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही देखा था, या तो शायद हम लोगों ने पहले इन चीज़ को देखा है कि एक रूलर हुए जिन्होंने वटापी कोंडा का टाइटल अपने नाम किया। वटापी कोंडा का मतलब मैंने बताया था, कॉन्करर ऑफ वटापी। वैसे ही राजेंद्र वन जो थे, इन्होंने गंगाई कोंडा गंगाई कोंडा का टाइटल एक्वायर किया। इन्होंने गंगाई कोंडा का टाइटल एक्वायर किया। बेसिकली इसका मतलब होता है गंगा के कॉन्करर या कॉन्करर ऑफ गंगा। उसके साथ साथ इन्होंने एक सिटी भी इस्टेब्लिश की जिसका इन्होंने नाम रखा गंगाई कोंडा चोलापुरम। गंगाई कोंडा चोलापुरम। ठीक है, तो अब हम लोगों ने राजेंद्र वन के बारे में कुछ चीज़ें देखी कि इन्होंने चेराज और पांड्यास को टोटली हरा के ख़त्म किया। उसके साथ साथ इन्होंने श्रीलंका को भी टोटली कैप्चर कर लिया, और श्रीलंका के कैप्चर होने के साथ साथ इन्होंने गंगा को भी क्रॉस किया, बंगाल के टू किंग्स या टू रूलर्स को भी हराया। इन्होंने डिफरेंट दो एम्पायर्स, जो कि श्री विजया एम्पायर और उसके साथ साथ शैलेंद्री एम्पायर पे इन्होंने नेवल अटैक भी किया। गंगा क्रॉस करने की वजह से इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया गंगाई कोंडा,
और इन्होंने गंगाईकोंडा चोलापुरम को भी स्टेब्लिश किया। ठीक है, तो जो चोलास थे वो पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने चालुक्य ऑफ कल्याणी के जो चालुक्य हुए उन लोगों को भी हराया। ठीक है, तो चोला जो थे उन्होंने चालुक्य ऑफ कल्याणी को भी हराया। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को बस ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एमसीक्यूज में एसएससी या डिफरेंट एग्जाम कुछ भी पूछ सकती है। ठीक है, और अगर हम लोग देखें तो चोला एम्पायर आगे चल के दो चीज़ों में डिसइंटीग्रेट हो गया, दो पार्ट्स में, मतलब दो लोगों में ये चीज़ बट गई। किसमें पहले तो थे पांड्यास, ठीक, और दूसरे थे होयसालास। ठीक है, इन दो चीज़ों में ये चीज़ बढ़ गई। होयसाला की अगर हम लोग कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है हलीबीडू। ये क्या है? ये होयसाला की कैपिटल है। ठीक है, होयसाला की कैपिटल है, और ये एक इकलौता टाउन है जो कि एक स्टार शेप टाउन था। ठीक है, अब अगर हम लोग चालुक्यास की बात करें, जो चीज़ कुछ शायद मैं आप लोगों को बताना भूल गया, तो चालुक्यास का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ था, चालुक्यास जो आगे चल के डिसइंटीग्रेट हुए, वो भी दो पार्ट में डिसइंटीग्रेट हुए। पहले तो यादव्स और दूसरे थे काकातियास। ठीक है, और काकातियास जो थे ये बेसिकली इन्हीं की एक फ्यूडिट्री हुई विजयनगर एम्पायर, जिसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। विजयनगर, ठीक है, विजयनगर एम्पायर। ठीक, इसके साथ साथ अगर इसकी हम लोग कैपिटल की बात करें कि काकतीयास की कैपिटल क्या हुई, तो काकतीयास की कैपिटल हुई वारंगल। ठीक है, वारंगल काकतीयास की कैपिटल हुई। और यादव पास की कैपिटल की बात करें तो देवगिरी। देवगिरी किसकी कैपिटल हुई? देवगिरी बेसिकली यादव्स की कैपिटल हुई। ठीक है, देवगिरी यादव्स की कैपिटल हुई। अब हम लोगों ने चोलास के बारे में, उनके पॉलिटी को तो देख लिया, अब हम लोग उनके एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं कि चोला एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, या फिर चोला के टाइम पे रूल हो रहा था तो उस टाइम पे कैसा रूल हो रहा था, क्या एडमिनिस्ट्रेशन डिविजन्स थे या कैसे डिविजन्स उन लोगों की पॉलिटी में थे। ठीक है, तो पहला डिवीजन जो आप लोगों को जानने की ज़रूरत है, वो है मंडलम। ठीक है, मंडलम, मंडलम वाला नायडू और नाडू, इन दोनों में बटा हुआ था। ठीक है, और ये लोग बेसिकली अपने विलेज गवर्नमेंट के लिए जाने जाते थे। ये लोग किसके लिए जाने जाते थे? ये लोग विलेज गवर्नमेंट के लिए जाने जाते थे। इनके टाइम पे भी, जैसे कि हम लोगों ने वैदिक एरा में देखा था कि सभा और समिति नाम की दो असेंबलीज होती थी, वैसे ही विलेज गवर्नमेंट के लिए जाने जाने वाले चोला एम्पायर में भी दो असेंबलीज होती थी। दो असेंबलीज होती थी, एक पुर और दूसरी सभा। ठीक है, पुर में कॉमन पीपल बैठते थे, मतलब ये एक तरीके से वो असेंबली है जिसमें कॉमन पीपल पार्ट लेते थे। लेकिन वहीं अगर हम लोग सभा की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ सभा में पार्ट लेने वाले होते थे प्रिविलेज्ड लोग, या फिर लर्नेड ब्राह्मण्स, प्रिविलेज्ड एंड लर्नेड ब्राह्मण्स। ठीक है, यही दो लोग कौन थे? यही दो लोग आपके सभा में पार्ट लेते थे। इसके साथ साथ चोला एम्पायर में लैंड डोनेशन भी होते थे। क्या होते थे? लैंड डोनेशंस होते थे। ठीक है, और लैंड डोनेशंस भी बेसिकली इस एम्पायर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते थे। मतलब कि ब्राह्मण्स को दिए जाने वाले लैंड को क्या कहते हैं, नॉन ब्राह्मण्स को दिए जाने लैंड को कुछ और कहते थे, टेम्पल डोनेशंस दूसरा था, जैन डोनेशंस दूसरा था, स्कूल डोनेशंस दूसरा था। ठीक है, तो अगर हम लोग पहले देखें कि
ब्राह्मण्स को दिए जाने वाले लैंड को क्या कहते हैं? तो ब्राह्मण्स को दिए जाने वाले लैंड को ब्रह्मदया, ब्रह्मदया कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद नॉन ब्राह्मण्स की बात अगर हम लोग करें, नॉन ब्राह्मण्स, नॉन ब्राह्मण्स को दिए जाने वाले लैंड को हम लोग क्या कहते थे? तो वो बेसिकली हम लोग वेलंग वगई, वेलन वगई, नॉन ब्राह्मण्स को दिए जाने वाले लैंड को कहा जाता था। फिर अगर हम लोग तीसरा देखें तो देवदान, देवदान आप लोगों को नाम से ही पता लग रहा है तो ये किसका लैंड डोनेशन होगा? ये टेम्पल को दिए जाने वाला लैंड डोनेशन है। ठीक है, उसके साथ साथ पल्ली चंदम, पल्ली चंदम, ये जैन्स को दिए जाने वाले लैंड का डोनेशन है। और स्कूल्स, स्कूल्स को दिए जाने वाले लैंड का डोनेशन क्या था? सलाभाग, सला भोग। तो हम लोगों ने लैंड डोनेशंस देखे कि ब्राह्मण्स को दिए जाने वाले लैंड को हम लोग ब्रह्म दयाय कह रहे हैं, नॉन ब्राह्मण्स को दिए जाने वाले लैंड को हम लोग वेलिंग वागाई कह रहे हैं, टेम्पल्स को दिए जाने वाले लैंड डोनेशन को हम लोग देवदान कह रहे हैं, जैन्स को दिए जाने वाले लैंड को हम लोग पल्लीचंदम कह रहे हैं, वहीं स्कूल को दिए जाने वाले लैंड को हम लोग सल्ला भोग कह रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि इनके टाइम पे टैक्स सिस्टम कैसा था, तो इनके टाइम पे बेसिकली दो टैक्स लिए जाते थे, एक तो वेट्टी और दूसरा कदमई। वेट्टी जो था वो बेसिकली फोर्स्ड लेबर के लिए लिया जाता था। इसके लिए लिया जाता था, वो फोर्स लेबर के लिए लिया जाता था। वहीं कदमई जो था वो लैंड रेवेन्यू था। इसके बाद और भी डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस हम लोगों, मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में और भी डिफरेंट टैक्सेस लगते होंगे, लेकिन अगर हम लोग एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें कि हम लोगों को एग्जाम में क्या क्या जानना ज़रूरी है और क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए, तो बेसिकली यही चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें कि चोला एम्पायर के बाद अगर हम लोग इस टाइम पीरियड के टेम्पल आर्किटेक्चर को देखें, ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर को देखें, तो बेसिकली टेम्पल आर्किटेक्चर में हम लोगों को सबसे पहले बृहदेश्वर टेम्पल, कौन सा टेम्पल? बृहदेश्वर, बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में जानना ज़रूरी है। ठीक है, बृहदेश्वर टेम्पल दो जगह बना है। बेसिकली बृहदेश्वर टेम्पल नाम से ही हमारे पास दो टेम्पल है। ठीक, एक टेम्पल है तंजोर में, वहीं दूसरा टेम्पल है गंगाई कोंडा चोलापुरम में। ठीक है, गंगाई कोंडा चोलापुरम में। ठीक है, तो दो टेम्पल्स एक नाम के, एक तंजोर में, एक गंगाईकोंडा चोलापुरम में, दोनों का नाम क्या है? बृहदेश्वर टेम्पल है। तंजोर वाला जो बृहदेश्वर टेम्पल है वो राजा राजा वन ने बनवाया, राजा राजा वन ने बनवाया। वहीं जो गंगाईकोंडा चोलापुरम वाला बृहदेश्वर टेम्पल है वो किसने बनवाया? वो राजेंद्र वन ने बनवाया। किसने बनवाया? राजेंद्र वन ने बनवाया। इसके बाद अगर हम लोग दूसरे टेम्पल की बात करें जो हम लोगों को जानने की ज़रूरत है, वो है ऐरावतेश्वर टेम्पल, ऐरावतेश्वर, ऐरावतेश्वर टेम्पल। ठीक है, ऐरावतेश्वर टेम्पल जो है ये भी एक मोनोलिथिक टेम्पल है जो कि तंजूर में ही है। और ये किसने बनवाया है? ये बनवाया है राजा राजा थ्री ने, राजा राजा थ्री ने। ठीक है, बस इतना ही हम लोगों को चोला एम्पायर में जानने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ हम लोगों का ये वाला लेक्चर भी ख़त्म होता है। इस लेक्चर में हम लोगों ने ट्राईपेराटाइट स्ट्रगल को जाना और उसके साथ साथ चोला एम्पायर के बारे में जाना। अब आगे आने वाले लेक्चर्स जो होंगे, मतलब आगे जो लेक्चर्स आएंगे उसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट करेंगे और ये देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 से लेके 1526 से भी, मतलब अब हम लोग मेरे मिडिवियल हिस्ट्री के सेकेंड पार्ट
अर्ली मिडिवल हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर ली है। अब सेकंड पार्ट जो कि दिल्ली सल्तनत वाला पीरियड है 1206 से 1526 एडी तक, उस चीज़ को अब हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। थैंक यू।